ये कहानी है सन 1968 की, जब देश आज़ादी के बाद भी संघर्ष से गुजर रहा था। गांव में न रोजगार था, न कोई सहारा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पास एक छोटा सा गांव था, बिरगुआ, जहां ज़्यादातर लोग खेती और जंगल से लकड़ियां लाकर ही अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में रहता था हरिया, एक आम इंसान। लेकिन हालात इतने खराब कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। घर में बीवी, 3 छोटे बच्चे और कांधों पर जिम्मेदारियों का बोझ कि वो खुद से ज़्यादा अपने परिवार के लिए जी रहा था। काम की तलाश में उसने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, काम नहीं है। आखिरकार मजबूरी ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे उसका घर तो चल सकता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वही रास्ता उसे उसकी मौत तक ले जाएगा। उस गांव के किनारे बहने वाली वो नदी दिन के उजाले में जितनी शांत दिखती थी, सूरज ढलते ही उतनी ही खामोश और खौफनाक हो जाती थी। गांव के ज़्यादातर लोगों का गुजारा उसी नदी के उस पार वाले जंगल से चलता था। वहां से लकड़ियां लाना और बाजार में बेचना ही उनकी ज़िंदगी थी, क्योंकि उस दौर में ना कोई नौकरी थी, ना कोई और ज़रिया। बस पेट की आग बुझाने के लिए वो घना जंगल ही सबका आखिरी सहारा था। उसी गांव में रहता था हरिया, एक सीधा साधा किसान, जिसके पास कभी अपने लहलहाते खेत हुआ करते थे। पर वक्त की मार ऐसी पड़ी कि खेती ने भी साथ छोड़ दिया। घर में बीवी और छोटे छोटे बच्चे थे, पर घर का चूल्हा जलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। हरिया हर दिन अपनी बेबसी से लड़ता था, खाली हाथों को देखता और फिर अपने भूखे बच्चों के चेहरों को। एक दिन दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर चढ़ा था, पर हरिया के घर के अंदर जैसे मातम पसरा हुआ था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और बच्चे एक कोने में दुबके बैठे थे। उनकी आंखों की वो भूख किसी का भी कलेजा चीर दे। हरिया आंगन में सर झुकाए बैठा था, बस यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। कि तभी गांव का एक आदमी वहां से गुजरा। हरिया को इस हाल में देखकर वो रुक गया। वो बोला, क्या बात है हरिया, आज फिर खेत नहीं गए? हरिया ने बुझे हुए मन से कहा, खेत जाके क्या करूं भाई, ना बारिश हुई, ना फसल बची, सब सूख के राख हो गया। उस आदमी ने थोड़ी देर सोचा, फिर पास आकर फुसफुसाया, देख, एक काम कर भाई, जंगल से लकड़ी काट के लाया कर, बाजार में बेचेगा तो घर का खर्च भी चलेगा। हरिया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में डर भी था और शक भी। जंगल वही जो नदी के उस पार है। उस आदमी ने बस सिर हिला दिया। मजबूरी ने डर को हरा दिया। हरिया को उस नदी का काला पानी और उसके पार का वो घना जंगल याद आ गया, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पहले तो उसका जी घबराया, दिल ने कहा मत जा, पर तभी उसकी नज़र अपनी बीवी की बेबस आंखों और बच्चों के सूखे चेहरों पर पड़ी, और बस मजबूरी ने डर का गला घोंट दिया। अगले दिन सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में हरिया ने अपनी पुरानी टोकरी उठाई, हाथ में कुल्हाड़ा लिया और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने एक पल को उस पानी को देखा। पानी एकदम शांत था, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कुछ घात लगाए बैठा है। हरिया ने एक लंबी सांस ली और पानी में पहला कदम रखा। बर्फीला पानी पैरों में सुई की तरह चुभने लगा, पर वो रुका नहीं। वो धीरे धीरे नदी पार कर गया।
जंगल में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, हर तरफ अंधेरा और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। हर कदम पर सूखे पत्तों की आवाज़ आती। हरिया का दिल जोर से धड़कने लगा, पर वो खुद को दिलासा दे रहा था, कुछ नहीं है हरिया, बस तेरा वहम है। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी, गट्ठा बांधा और वापस भाग आया। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। हरिया अब रोज सुबह जाता, 2 चक्कर लगाता और शाम को कुछ पैसे लेकर घर लौटता। घर में चूल्हा जलने लगा, बच्चों के चेहरे खिल गए। हरिया को लगा कि अब तो जिंदगी सुधर गई, पर कहते हैं ना, इंसान का मन कभी नहीं भरता। एक रात हरिया बाहर बैठा आसमान देख रहा था और उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं रात के वक्त भी जाऊं तो कमाई 2 गुनी हो सकती है। पर रात का जंगल दिन जैसा नहीं होता, वो और खामोश और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। हरिया ने सोचा कि अकेले जाना तो खुदकुशी करना है, क्यों ना लोगों के साथ चला जाए जो पहले से रात में जाते हैं। वो सीधा गया धनीलाल के पास, गांव का सबसे तगड़ा आदमी और उस शिकारी ग्रुप का लीडर। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो। धनीलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और 2 टूक जवाब दिया, नहीं, हम किसी नए बंदे को साथ नहीं रखते। हरिया का चेहरा उतर गया, पर जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, धनीलाल ने आवाज़ दी, सुन हरिया। हरिया ये बात सुनकर रुक गया। धनीलाल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। वो बोला, चल सकता है, पर सिर्फ एक जगह तक। उसके आगे तुझे अपना रास्ता खुद देखना होगा, हम तुझे साथ नहीं ले जाएंगे। हरिया को उस वक्त धनीलाल की आंखों की वो चेतावनी नहीं दिखी, उसे तो बस वो पैसे दिख रहे थे जो उसे मिलने वाले थे। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये फैसला उसकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। उस रात हरिया पहली बार अंधेरे में उस नदी को पार कर रहा था। आसमान में आधा चांद था जो बार बार बादलों के पीछे छुप जा रहा था। उसकी धुंधली सी रोशनी जब पानी पर पड़ती तो दरिया का पानी काला नहीं बल्कि और भी ज़्यादा गहरा और खौफनाक दिखने लगता। उसकी धुंधली सी रोशनी जब पानी पर पड़ती तो दरिया का पानी काला नहीं बल्कि और भी गहरा और खौफनाक दिखने लगता। हवा में एक अजीब सी ठिठुरन थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए। हरिया फूंक फूंक कर पानी में कदम रख रहा था। पानी पहले घुटनों तक आया और फिर जांघों तक, और हर बढ़ते कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कोई ठंडी चीज़ उसके पैरों को छूकर निकल रही हो। वो एक पल को ठिठका, उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ बहते पानी की लहरों के अलावा कुछ नहीं था। उसने सोचा, ये शायद मेरा वहम है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने खुद को दिलासा दिया और ढारस बंधाई और वो आगे बढ़ गया। नदी पार करके सब लोग जंगल के अंदर दाखिल हुए। दिन में जो जंगल हरा भरा लगता था, रात में उसका रूप ही बदल गया था। वहाँ ना कोई परिंदा चहक रहा था, ना कोई हलचल थी, बस एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजने लगे। कुछ दूर चलने के बाद धनीलाल अचानक रुक गया। उसने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। वो बहुत धीमी और भारी आवाज़ में बोला, बस हरिया, यहीं तक, अब आगे हम अकेले जाएंगे। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो किसी चीज़ से डर रहा हो। हरिया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, कोई बात नहीं भाई, मुझे यहीं से सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। पर सच तो ये था कि हरिया के अंदर भी डर का बीज बोया जा चुका था। धनीलाल और उसका ग्रुप धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गया। उनके कदमों की आहट जब तक सुनाई दी ठीक था,
पर जैसे ही वो आवाज़ बंद हुई, सन्नाटा और भी खौफनाक हो गया। अब हरिया बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके पीछे फैला हुआ घना अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ के नीचे कोई खड़ा होकर उसे देख रहा है। हरिया ने खुद को झिंझोड़ा। काम पर ध्यान दे हरिया, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी पर वार किया। हर वार के साथ आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती और फिर उसके बाद कुछ सेकंड का एकदम सन्नाटा छा जाता, जैसे जंगल उसकी हर हरकत का हिसाब रख रहा हो। लकड़ियों का गट्ठा बांधने के बाद हरिया बुरी तरह थक गया। वो वहीं एक पत्थर पर बैठ गया और अपनी पोटली से रोटी निकालकर खाने लगा। पर जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से नज़र उठाई, चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। लेकिन उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि वो वहाँ अकेला है। तभी पास की झाड़ियों में हलचल हुई। हरिया बिजली की फुर्ती से खड़ा हो गया। झाड़ियाँ हिल रही थी, पर हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था। उसका गला सूख गया, धड़कनें तेज हो गईं। वो कुछ पल तक पत्थर सा खड़ा रहा, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ और रुकना जान जोखिम में डालना है। उसने जल्दी से गट्ठा उठाया और वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। शुरू में तो सब ठीक था, वही पेड़, वही रास्ता, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे लगा कि सन्नाटा और गहरा होता जा रहा है और अब कोई उसके पीछे आ रहा था। पर पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ काली रात और खामोशी के सिवा कुछ नहीं दिखता। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, सांसें फूल रही थीं, और बस जैसे ही वो जंगल से निकलने वाला था, हरिया एकदम से रुका। उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है, एकदम सटकर। उसकी ठंडी सांसें हरिया की गर्दन पर महसूस हो रही थी। हरिया का शरीर कांपने लगा, हाथ पैर जैसे पत्थर के हो गए। उसे समझ आ गया, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है पीछे। डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देख ले। फिर भी उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाई। एक एक पल भारी लग रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों तक आवाज़ आ रही थी। जैसे ही उसने आधा चेहरा पीछे किया, अचानक एक तेज हवा आई और सब गायब। पीछे कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा। हरिया ने पागलों की तरह इधर उधर देखा। वही पुराने पेड़ और वही काली रात, पर उसे पक्का यकीन था कि अभी वहाँ कोई था। वो उसका वहम नहीं था। हरिया जान बचाकर जंगल से बाहर भागा, पर जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। उसने ऊपर देखा, आसमान का चांद गायब था। हर तरफ इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी ना दिखे। नीचे देखा तो नदी का हाल बदला हुआ था। पानी अचानक बहुत ऊपर चढ़ आया था। लहरें आपस में टकरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे कुछ बेचैन है जो बाहर निकलना चाहता है। हरिया बड़बड़ाया, यहाँ से भागना होगा, जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उसने अपना गट्ठा कसकर पकड़ा और नदी की तरफ बढ़ा, पर हर कदम के साथ ज़मीन उसे नीचे खींच रही थी और तभी उसका पैर फिसला। वो सीधा ठंडे पानी में जाकर गिरा। उसके हाथ से उसका लकड़ी का गट्ठा छूट गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि पानी के अंदर से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। अरे अरे, ये क्या है?
उसने पैर खींचने की पूरी कोशिश की, पर वो पकड़ और मजबूत होती गई, जैसे नीचे कोई सच में खड़ा हो। हरिया ने झुककर पानी में हाथ डालकर देखा। उसे लगा कोई घास फूस होगी, पर जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसका नाखून जम गया। वो कोई घास नहीं थी, वो चीज़ ठंडी थी, सख्त थी और हिल नहीं रही थी। हरिया ने जब ये चीज़ महसूस की, वो एकदम डर गया। उसने कहा, कौन है वहाँ? हरिया ज़ोर से चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं आया। अब पानी उसकी गर्दन तक आ चुका था। नदी उसे अंदर खींच रही थी। हरिया ने गट्ठा फेंक दिया और दोनों हाथों से किनारे की मिट्टी पकड़ने लगा। उसके नाखून उखड़ गए, हाथ छिल गए, पर वो हार नहीं मान रहा था। तभी पानी थोड़ा साफ हुआ और उसने नीचे देखा। वो कोई लकड़ी या घास नहीं थी, वो एक हाथ था, काला सड़ा हुआ और लंबा हाथ, जिसने हरिया के पैर को लोहे की तरह जकड़ रखा था। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। पर उस सूनी रात में कोई नहीं था। पानी धीरे धीरे उसके मुंह तक पहुंच गया। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और फिर एक झटके के साथ वो हाथ उसे नीचे ले गया। ऊपर बस कुछ बुलबुले उठे और फिर सब कुछ शांत। उस रात नदी ने सिर्फ हरिया को नहीं मारा, नदी के अंदर कुछ और जाग गया। हरिया के मौत के बाद शुरुआत में गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया। 4 दिन तक ना उसका कोई पता, ना कोई निशान। लोग उसे ढूंढते रहे, सुबह से लेकर शाम तक, नदी के किनारे, जंगल के अंदर, यहाँ तक कि आसपास के दूसरे गांव में भी। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, हरिया कहाँ है? कहाँ गया हरिया? उसकी बीवी हर दिन दरवाजे पर बैठी रहती, आंखें रास्ते पर टिकी हुई। हर आहट पर लगता शायद हरिया आ गया, लेकिन हर बार निराशा। उसके छोटे छोटे बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके पिताजी कहाँ गए। आखिरकार चौथे दिन सुबह का वक्त था। नदी का पानी थोड़ा कम हो चुका था। कुछ लोग फिर से उसी किनारे पर गए जहां हरिया आखिरी बार देखा गया था। तभी एक आदमी की नज़र पड़ी। अरे वो क्या है? दूर पानी के बीच कुछ अटका हुआ दिख रहा था। पहले लगा कोई लकड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो लोग पास गए, उनके कदम धीमे होते गए। दिल की धड़कन तेज, और फिर सच सामने था। वो हरिया था, लेकिन उसका शरीर पानी में खड़ा था, जैसे कोई उसे नीचे से पकड़े खड़ा हो। उसका दायां पैर ठीक उसी जगह काई में फंसा हुआ था। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, वो था उसका चेहरा। उसकी आंखें पूरी खुली हुई, जैसे वो आखिरी पल तक किसी चीज़ को घूरता रहा हो। उसका मुंह आधा खुला, जैसे वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकली। गांव के लोग कुछ पल के लिए वहीं जम गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए, क्योंकि उसके चेहरे पर जो डर था, वो किसी डूबने वाले का नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया जो इंसान नहीं था। हरिया को बाहर निकालकर उसका क्रियाक्रम किया गया। उस दिन के बाद गांव बदलने लगा। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन जब दूसरी रात आई, नदी के किनारे से आवाज़ आई, हमें बचाओ, हम चोई में फंसे। लोगों ने अनदेखा किया। पहले लोगों ने सोचा शायद उनका वहम है या फिर किसी जानवर की आवाज़, लेकिन तीसरी रात वो आवाज़ फिर आई। इस बार
वो एकदम साफ आवाज थी, हमें बचाओ, हम चोई में फंसे। अब सिर्फ एक आदमी नहीं, कई लोगों ने वो आवाज़ सुनी। जो भी रात में नदी के पास जाता वो यही कहता, कोई है जो मदद मांग रहा है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और उन्होंने साफ कहा, उस जगह मत जाओ, वो अब पहले जैसी नहीं रही। गांव में दहशत तो थी ही। नदी के पास ही दो खेत थे, एक नीचे जो बिल्कुल पानी से सटा हुआ और दूसरा 20 फुट ऊंचाई पर। सुरेश और रहमान दोनों किसान ऊपर वाले खेत में एक साथ आग जलाकर बैठे थे। दोनों के हाथों में कुल्हाड़े थे और आंखों में खौफ। तभी सन्नाटे को चीरती हुई वही रूह कपा देने वाली आवाज आई, हमें बचाओ, हम चोई में फंसे। रहमान ने सुरेश का हाथ पकड़ लिया। दोनों का जी चाह रहा था कि भाग जाएं, पर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, आज इस आवाज़ के पीछे नहीं जाना है। तभी नदी का पानी ज़ोर से हिला और सन्नाटे में एक भारी फुंकार सुनाई दी। अंधेरे को चीरता हुआ नदी से एक विशाल भैंसा बाहर निकला। वह इतना काला और डरावना था कि उसे देखकर ही कलेजा मुंह को आ जाए। वो सीधा नीचे वाले खेतों की तरफ बढ़ा। सुरेश और रहमान ऊपर से सब देख रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि नीचे उतरें। वो खौफनाक भैंसा सुरेश के नीचे वाले खेत में घुस गया। उसने पागलों की तरह पूरी फसल को अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया। मिट्टी उड़ रही थी, फसल बर्बाद हो रही थी, पर वो जानवर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही उसने पूरा खेत तबाह किया, वो रुका। उसने अपनी मुंडी घुमाकर ऊपर की तरफ देखा, जहां रहमान और सुरेश आग के पास बैठे थे। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी जानवर की नहीं हो सकती। फिर वो धीरे धीरे वापस मुड़ा और भारी कदमों से चलता हुआ सीधा नदी के गहरे पानी में समा गया। अब सब कुछ पहले जैसा शांत हो चुका था। सुरेश की मेहनत की कमाई मिट्टी में मिल चुकी थी, पर वो इस बात से खुश था कि वो जिंदा था। रहमान ने कुल्हाड़ा ज़मीन पर पटकते हुए कहा, सुरेश भाई, ये कोई मामूली जानवर नहीं है, ये तो मौत का बुलावा है। सुरेश ने थरथराते हुए जवाब दिया, रहमान भाई, कल सुबह होते ही पूरे गांव को बताना होगा। आज के बाद चाहे कोई कितने भी चीखे मारे, कितने भी दर्द भरी आवाज़ आए, किसी को भी उस नदी की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि जो भी उसे बचाने गया, समझो वो गया, वो कभी वापस नहीं आया।